लास्ट क्लास में हम लोग के बॉन्डिंग में डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना बता दिए थे। हाँ, एक दो एग्जांपल्स और भी मेंशन कर दिया था यहाँ पे डाइपोल मोमेंट वाले पार्ट में। और उसके अलावा ये चीज़ बोला था कि परसेंटेज यानी कैरेक्टर वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, और डी बाई वाले पार्ट को कैसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं उस यूनिट वाले पार्ट पे थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। सर दो क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। अच्छा, वो बुकलेट वाला? 2 हाँ, बुकलेट वाला क्वेश्चन होमवर्क दिए थे भाई। कोई डाउट है तो बताओ। एक सेकंड, कहाँ गया बुकलेट? 14 सर। एक सेकंड, ये शायद से हम कर भी रहे थे बुकलेट। हाँ, बुकलेट में कौन सा? 214। 214 एंगल वाला जो पार्ट था। हाँ भाई, कोई डाउट है तो बताओ। यस सर, आंसर नहीं आया था। आंसर नहीं आता? चलो ध्यान दो। जैसे सवाल में ऐसा मेंशन किया है, इन द स्ट्रक्चर H2CsF4 टू डिसाइड द प्लेन इन विच C डबल बॉन्ड S इज प्रेजेंट द फॉलोइंग बॉन्ड एंगल वैल्यूज आर गिवन। एक्सियल FSF बॉन्ड एंगल 180 डिग्री आइडियलाइज्ड है, होता 170 है बट 180 डिग्री आइडियलाइज लेके चल सकते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री का एंगल आता है। इक्वेटोरियल FSF बॉन्ड वाला पार्ट 120 डिग्री होना भी चाहिए, बट थोड़ा रिपल्शन के फैक्टर की वजह से 97 डिग्री का वैल्यू निकल के आएगा। आफ्टर डिसाइडिंग द प्लेन ऑफ डबल बॉन्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो जैसे H2CsF4 दे रखा, तो कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, सल्फर वाले पार्ट के ऊपर 4, हाँ सल्फर पे 4 फ्लोरीन होने चाहिए, कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। तो सल्फर पे कोई लोन पेयर नहीं होगा, अगर लोन पेयर नहीं होगा तो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होगा, मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो सल्फर के रिस्पेक्ट में हम लोग आराम से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं। तो यहाँ से ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर निकल के आएगा, और फ्लोरीन वाला पार्ट तो ऊपर और नीचे चला गया प्लेन में। उसके अलावा 2 हाइड्रोजन वाले पार्ट ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर में आएंगे, मतलब ऐसा हम लोग कंसिडर आराम से करते हुए काम कर सकते हैं, ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये है, जैसे यहाँ जो कार्बन और सल्फर का बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, अगर उस चीज़ को हम लोग कंसिडर करके चले तो पाई बॉन्ड वाला पार्ट हम लोग प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे से कंसिडर कर सकते हैं। और ये जो फ्लोरीन का बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड वाला पार्ट, फ्लोरीन ऊपर और प्लेन में जो नीचे है, ये फ्लोरीन के बॉन्ड के रिस्पेक्ट में हम लोग ये पाई बॉन्ड वाला पार्ट ज़्यादा नज़दीक है। जैसे इस चीज़ को हम वन नोट में एक्सप्लेन कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। एक मिनट रुक जाओ। आ गया। चलो ध्यान दो। जैसे हम लोग का ऐसा स्ट्रक्चर दे रखा, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, एक मिनट, हाँ, कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, और सल्फर वाले पार्ट के ऊपर हम लोग के पास 4 फ्लोरीन के स्ट्रक्चर हैं। सर स्क्रीन में जो पहले लिखे थे उसको इरेज कर दीजिए। स्क्रीन में जो पहले लिखे थे, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्सप्लेन तो नीचे करने के लिए जगह खाली है, ठीक है, साइड में रहने देते हो स्ट्रक्चर। तो इस केस में जो हम लोगों का बाकी बचा हुआ स्ट्रक्चर वाला पार्ट है, अगर उसको कंसिडर करके चले तो जैसे दिख रहा है यहाँ पे कि हम लोगों का कार्बन वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में यहाँ पे एक ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर निकल के आएगा। फिर उसके अलावा यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है, मतलब यहाँ पे भी ट्रायंगुलर प्लानर स्ट्रक्चर होगा। बेसिकली हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मतलब ये 3 एटम्स ये ब्लू वाले प्लेन में कंसिडर किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे जो सल्फर वाला पार्ट है, अगर इसको हम लोग कंसिडर करें, कार्बन और सल्फर के बॉन्ड को कंसिडर करें, तो इस केस में ऐसा हम लोग डायग्राम कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं कि हम लोगों का कार्बन के रिस्पेक्ट में जो सल्फर वाला पार्ट है, ये सल्फर वाले पार्ट में जो पाई बॉन्ड होगा, ये प्लेन के ऊपर से और प्लेन के नीचे से एग्जिस्ट कर रहा होगा। और अगर मान के चले कि यहाँ वाले पार्ट में एक्सियल बॉन्ड भी है एग्जैक्टली इसी प्लेन में, जैसे ऐसा कंसिडर करें कि जो ट्रायंगल का प्लेन है और कार्बन के ऊपर जो ट्रायंगल का प्लेन है, ये आपस में अगर सेम है, तो पाई बॉन्ड का प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलरली ऊपर और नीचे होगा। तो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब सल्फर फ्लोरीन के बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर नीचे के सल्फर फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड पेयर को यहाँ से रिपल्शन आराम से मिलेगा, मतलब रिपल्शन का फैक्टर हाइयर होगा। अगर रिपल्शन का फैक्टर हाइयर होगा तो इस केस में ये दोनों एक प्लेन में नहीं रहना चाहेंगे। अगर हम लोग ऐसा करें कि इस पाई बॉन्ड के प्लेन को परपेंडिकुलरली रोटेट कर दे, परपेंडिकुलरली रोटेट करने का मतलब है सल्फर के ऊपर जो फ्लोरीन से एक्सेल पोजीशन पे उसको वैसा रहने दें, लेकिन जो पाई बॉन्ड वाला पार्ट था, पाई बॉन्ड वाला पार्ट मतलब जो कार्बन और सल्फर के बीच में पाई बॉन्ड वाला पार्ट था, इस चीज़ को हम लोग प्लेन में बिल्कुल अलग ओरिएंटेशन में लेके चले जाए, मतलब वर्टिकल प्लेन से या फिर
इस प्लेन के रिस्पेक्ट में ना रख के इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन वाले पार्ट में कंसिडर कर ले, तो इस केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन थोड़ा कम हो जाएगा। और क्योंकि हम लोग इस प्लेन को परपेंडिकुलरली रोटेट कर दे रहे हैं, तो ये जो साथ में एटम्स है बेसिकली रोटेशन यहाँ से होगा। अगर यहाँ से रोटेशन करेंगे तो पाई बॉन्ड ये प्लेन छोड़ करके, मतलब इस प्लेन को छोड़ करके हॉरिजॉन्टल प्लेन में जाएगा। बट अगर इसको रोटेशन में लेके जाएंगे तो ये दोनों पार्ट भी अपना प्लेन छोड़ करके किसी दूसरे प्लेन में जाएंगे। तो पहले हम लोगों का जो स्क्वायर बाई ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जो स्ट्रक्चर था उसमें ये हॉरिजॉन्टल प्लेन था। हम लोग मान के चल रहे थे कि उसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम लोग का कार्बन के ऊपर का 2 हाइड्रोजन्स भी है। लेकिन अगर यहाँ रोटेशन हुआ तो ये पार्ट इस प्लेन को छोड़ के परपेंडिकुलर प्लेन में चला जाएगा। परपेंडिकुलर प्लेन में जाने का मतलब है कि हम लोग के इस प्लेन में हाइड्रोजन वाला पार्ट आना शुरू कर देगा। कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन यहाँ के प्लेन में आना शुरू कर देंगे। पहले ऐसा था, कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल प्लेन में, अभी वर्टिकल प्लेन में चला गया। बट ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है या वर्टिकल प्लेन में है, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है तो इसके रिपल्शन का फैक्टर थोड़ा कम होगा। पाई बॉन्ड का डिस्टेंस काफ़ी कम था उस फ्लोरीन के बॉन्ड से, तो यहाँ के रिपल्शन का फैक्टर हाइयर था। तो प्रेफरेबली यहाँ के रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए पाई बॉन्ड एग्जैक्टली इस प्लेन में रहना चाहेगा। तो इससे होगा क्या कि हम लोग का जो कार्बन के साथ फ्लोरीन वाला पार्ट है, सॉरी कार्बन के साथ हाइड्रोजन वाला पार्ट है, ये पार्ट इसके प्लेन में चला जाएगा, इस फ्लोरीन वाले पार्ट के प्लेन में, मतलब वर्टिकल प्लेन में। और कार्बन के साथ जो ये फ्लोरीन वाली सल्फर के साथ जो फ्लोरीन वाला पार्ट है ये अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन वाले पार्ट में एग्जिस्ट करना शुरू करेगा। ऐसा मेंशन करते हुए हम लोग काम कर सकते हैं। तो अपने उस क्वेश्चन वाले पार्ट को अगर हम लोग कंसिडर करके चले तो क्वेश्चन वाले पार्ट में दे रखा, आफ्टर डिसाइडिंग द प्लेन ऑफ डबल बॉन्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर इन द सेम प्लेन ऑफ सल्फर फ्लोरीन बॉन्ड। तो अभी मेंशन किया था कार्बन हाइड्रोजन के जो दोनों बॉन्ड्स हैं वो सल्फर और फ्लोरीन के एक्सियल बॉन्ड्स के प्लेन में निकल के आएंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड के रिपल्शन की वजह से मॉलिक्यूल प्लेन चेंज करते हुए काम कर रहा है। सिमिलर टाइप से 2 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आर इन द सेम प्लेन ऑफ इक्वेटोरियल SF बिल्कुल नहीं हो सकता। पहले ऐसा मान के चले थे बट रिपल्शन की वजह से उस प्लेन को चेंज कर दिए थे, परपेंडिकुलर कर दिए थे। थर्ड वाले केस में टोटल 5 एटम्स आर इन द सेम प्लेन लेकर चल सकते हैं। एक तो इसमें पहला आंसर अपना होगा ही, मतलब पहले वाले आंसर को तो आराम से हम लोग कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट वाले केस में हम लोग का जो आंसर है वो हम लोग के सारे कंसिडरेशन के ऊपर डायरेक्टली फिट बैठ रहा था। टोटल 5 एटम्स आर इन द सेम प्लेन। तो अगर मान लो जैसे ये केस लेके चले तो 5 एटम सेम प्लेन में होना चाहिए। तो 2 प्लेन है यहाँ पे, एक हम लोग के कॉपी का प्लेन या फिर स्क्रीन का प्लेन और दूसरा उसके परपेंडिकुलरली हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो अगर हम लोग ये वर्टिकल प्लेन में सारे एटम्स को कंसिडर करें तो इस केस में हम लोग का एक एटम हाइड्रोजन है, दूसरा एटम हाइड्रोजन है, तीसरा एटम फ्लोरीन है, चौथा एटम फ्लोरीन है, पांचवा एटम सल्फर और 6 एटम कार्बन हो जाएगा। ये सारे के सारे एक प्लेन में होंगे। तो इसमें तो 6 एटम हो रहे हैं, मतलब 6 एटम अपने काम के नहीं हुए। हॉरिजॉन्टल प्लेन कंसिडर करते हैं तो 1 एटम 2, सल्फर वाला पार्ट 3 और ये कार्बन भी उसी प्लेन में आता ही आता। कार्बन दोनों में प्लेन में आ रहा है, तो ये जो लाइन है इस लाइन वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में ये वर्टिकल प्लेन भी अपने लिए काम कर रहा और इस लाइन वाले पार्ट के रिस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल प्लेन वाला पार्ट भी अपने लिए काम कर रहा है। बेसिकली इन दोनों प्लेन्स को जब हम लोग एक दूसरे के लिए कट कर रहे हैं तो ये लाइन का फॉर्मेशन होता है। सुना होगा शायद कभी ऐसा, जब 2 प्लेन्स कट करते हैं तो एक लाइन का फॉर्मेशन होता है, कभी सुना होगा ऐसे, ज्योमेट्री में बहुत ही बेसिक कंसेप्ट होता है। तो 1 एटम फ्लोरीन सेकेंड एटम, सल्फर थर्ड एटम और कार्बन फोर्थ एटम। इसका मतलब यहाँ पे भी 5 एटम नहीं है, पहले वाले केस में 6 एटम थे और अभी वाले पार्ट में टोटल 4 एटम्स हो रहे हैं। तो थर्ड ऑप्शन अपना आंसर नहीं होना चाहिए। उसके बाद इक्वेटोरियल SF बॉन्ड्स आर परपेंडिकुलर टू द पाई बॉन्ड। इक्वेटोरियल वाला पार्ट परपेंडिकुलर नहीं है, एक्सियल वाला पार्ट परपेंडिकुलर है। ये जो एक्सियल बॉन्ड है इसके परपेंडिकुलर प्लेन में पाई बॉन्ड चला गया। तो अगर ये डी ऑप्शन वाला पार्ट सही होता तो इसके वजह से हम लोग का बी ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सही होता, मतलब बी और डी दोनों एक ही साथ सही होते हैं। और हो सकता था कि उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स या 5 एटम सेम प्लेन में आते। क्या उधर से भी सेम प्लेन में 5 एटम्स तो नहीं आते दिखाई दे रहे थे हमको। अगर हॉरिजॉन्टल होता 2 2 4 2 6, नहीं उधर से भी नहीं हो पाता। तो इसका मतलब हम लोग का ये जो थर्ड ऑप्शन है तो एनी हाउ सही नहीं होता। अगर बी ऑप्शन सही होता तो डी ऑप्शन बाय डिफॉल्ट सही होना पड़ता, उसमें कोई ऑप्शन नहीं था। बट हम लोग का आंसर ए है। दोनों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड सेम प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा, सेम एक्सियल प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा, क्योंकि
ये जो एक्सियल बॉन्ड वाला पार्ट है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग को पाई बॉन्ड वाले पार्ट को रखना पड़ रहा है। तो इस क्वेश्चन का थोड़ा ध्यान रखना, काफ़ी अच्छा सवाल है, जेईई एडवांस में आ भी रखा है ये सवाल, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक दे रखा था। एंगल से मतलब नहीं, एंगल केवल मतलब क्या बोल सकते हो उसको, दिखाने के लिए, डराने के लिए कि ऐसा ऐसा एंगल हो गया, ऐसा एंगल हो गया, दिमाग ही नहीं लगाना था एंगल पे। क्वेश्चन केवल रिपल्शन वेस्पर थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, उसी से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। 214 के बाद कौन सा क्वेश्चन बोला था? 222। 222, उसमें कोई डाउट है किसी को? इसका आंसर गलत आ रहा है। इसका आंसर गलत आ रहा है, चलो देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 222 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ? तो XCF4, XCF2, XCF6 दे रखा, चलो यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे मान लो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर बॉन्ड लेंथ, XCF2 दे रखा, मिनट, XCF2 जेनॉन डाइफ्लोराइड, XCF4 जेनॉन टेट्राफ्लोराइड बोल सकते हैं, और XCF6 जेनॉन हेक्साफ्लोराइड। तो जेनॉन वाले पार्ट के ऊपर हम लोगों के पास 2 फ्लोरीन्स हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का एक तरीका होता है, जैसे फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होगा क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जेनॉन के ऊपर +2 चार्ज लेके चल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, कुछ लोगों को शायद नहीं आता होगा ये चीज़, हम डिस्कशन कर लेंगे, अभी उसकी दिक्कत नहीं है, बट आगे डिस्कशन कर लेंगे। तो फ्लोरीन के ऊपर अगर -1 चार्ज है, जैसे NaCl है, क्या ग्रुप से निकाल सकते हैं ना, देखिए। हाँ ग्रुप से निकाल सकते हैं, लेकिन ये तो जेनॉन वाला पार्ट नोबल गैस है, तो उसमें तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो उससे नहीं निकाल सकते अभी के लिए। ठीक है, हम लोग रिडॉक्स में इस चीज़ का डिस्कशन करते हैं कि स्ट्रक्चर से हम लोग कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं, बट अभी ऐसा समझ लो जैसे NaCl है, तो Cl के ऊपर अगर एक माइनस चार्ज है तो रिडॉक्स रिएक्शन। हाँ रिडॉक्स रिएक्शन, तो Cl के ऊपर एक माइनस चार्ज है तो Na के ऊपर एक प्लस चार्ज होगा, तो जितना माइनस चार्ज उतना ही प्लस चार्ज होना चाहिए। तो अगर फ्लोरीन के ऊपर एक माइनस चार्ज है तो जेनॉन के ऊपर +2 होगा। तो दूसरे वाले केस में फ्लोरीन के ऊपर टोटल 4 फ्लोरीन है तो -4 चार्ज, मतलब जेनॉन के ऊपर +4 चार्ज, और फ्लोरीन के ऊपर अगर -6 चार्ज है तो जेनॉन वाले पार्ट के ऊपर +6 चार्ज आराम से कंसिडर कर सकता है। तो इस पूरे कैलकुलेशन वाले पार्ट में हम लोग के पास +4 चार्ज है, +6 चार्ज है, और जेनॉन के ऊपर +2 चार्ज है। तो एक चीज़ ध्यान होगा, किसी भी एटम के ऊपर अगर हम लोग प्लस चार्ज बढ़ाते चले जाते हैं तब उस केस में उसका रेडियस वाला पार्ट डिक्रीज करता चला जाता है, मतलब रेडियस के रिस्पेक्ट में ए सबसे बड़ा होगा, उसके बाद A+ वाला पार्ट थोड़ा छोटा होगा, और रेडियस के रिस्पेक्ट में A2+ वाला पार्ट और भी छोटा कंसिडर किया जा सकता है। तो ऐसा समझ लो इसको, जैसे 2 एटम कंबाइन करके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर मान लो एक एटम सेम है बट दूसरा एटम का साइज अलग है, तो जहाँ छोटा एटम होगा वो छोटा बॉन्ड बनाएगा, जहाँ बड़ा एटम होगा वो ज़्यादा बड़ा बॉन्ड बनाएगा। तो जिस केस में चार्ज सबसे ज़्यादा है उसका साइज सबसे छोटा होगा, वो सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ बना सकता है, फिर सबसे छोटा बॉन्ड बनाएगा। तो बेसिकली XCF6 में सबसे छोटा बॉन्ड होना चाहिए, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा बॉन्ड लेंथ आएगा XCF4 में, और उससे बड़ा बॉन्ड लेंथ आएगा XCF2 वाले पार्ट में। इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसा कुछ ऑर्डर निकल के आना चाहिए, XCF6, XCF2, सॉरी XCF4, XCF2, ऑप्शन 1 आंसर होना चाहिए। क्या दिया इसका आंसर? आंसर बी दिया है। बी? नहीं, ऑप्शन 1 आंसर होगा इसका, आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, करेक्शन कर लेना। सर एस कैरेक्टर से भी एस कैरेक्टर से भी कंपैरिजन कर सकते थे, लेकिन एस कैरेक्टर वाले पार्ट में एक तो यहाँ डी ऑर्बिटल है, उससे भी कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है, उसका भी लॉजिक चलेगा यहाँ पे। अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से काम करें तो XCF6 वाले पार्ट में हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आएगा, सॉरी D2 भी नहीं आएगा, sp3d3 आएगा। तो सबसे ज़्यादा डी कैरेक्टर है, एस से बड़ा साइज पी का, पी से बड़ा साइज डी का, तो जितना बड़ा साइज हम लोग ऑर्बिटल का यूज करेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल उतना ही बड़ा होता जाएगा। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना कम हो रहा है या परसेंटेज पी कैरेक्टर या डी कैरेक्टर जितना बढ़ रहा है उतना बड़ा ऑर्बिटल होगा, और जितना बड़ा ऑर्बिटल होगा उतना बड़ा रेडियस आराम से तो कंसिडर खाली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रीजन देख के भी तो कर सकते हैं ना। अलग अलग लॉजिक है। बोल रहे कि ऐसा नहीं कि सवाल को सॉल्व करने का ऑक्सीडेशन नंबर ही एक लॉजिक है। जैसे हम अगर मान लो बॉन्ड लेंथ का पार्ट डिस्कस नहीं किया तो ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेट कर पा रहे थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो बेंट रूल बताया था उससे भी काम करके कंसंट्रेशन ले सकते हैं। और ये हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज एस कैरेक्टर वाला पार्ट, ये चीज़ हमको भी कभी हिट नहीं किया था इस तरह के सवाल में,
उसको हम यूज करते थे, लेकिन जब एक ही टाइप के मॉलिक्यूल होते तो हम देखते थे। इसमें मेरा काम ऑक्सीडेशन नंबर से चल जाता था, तो हम इसलिए हम कंपैरिजन नहीं करते थे। बट तीनों लॉजिक सही है, तीनों के हिसाब से आंसर सेम ही आना चाहिए, ये ऑब्वियस ही बात है। और कोई डाउट किसी को? चलो भाई, अगर और कोई डाउट नहीं है तो लेक्चर नंबर 17 में हम लोग डाइपोल मोमेंट वाले पार्ट के कैलकुलेटिव पार्ट को थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसे लास्ट क्लास में तुम लोगों को मेंशन किया था शायद से, जो हम लोग का डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस, ऐसा कंसिडरेशन लेके चलते हैं। तो इस कंसिडरेशन वाले पार्ट में हम लोग ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि जैसे जो यूनिट वाला पार्ट है उसको मेंशन किया था शायद लास्ट क्लास में, डी वाई के बराबर यूनिट होता है, जिसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। बट डी वाई वाला पार्ट एक जनरल टाइप का यूनिट है। जब इसको हम लोग कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे तो हम लोग इसको चाहे तो कुलम के फॉर्म में डाल सकते हैं। जैसे चार्ज है तो चार्ज का यूनिट कुलम हो सकता है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर हो सकता है, जो अपना ऐसा यूनिट वाला पार्ट चलता है। तो अगर कुलम मीटर लेंगे तो भी एक यूनिट निकल के आ सकता है। बट हम लोग उसमें एक CGS यूनिट यूज करते हैं। CGS यूनिट वाले पार्ट में जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट करके वर्ड यूज करते हैं हम लोग, ESU, हम लोग चार्ज को उसमें भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन CGS यूनिट में हम लोग डिस्टेंस को सेंटीमीटर में कंसिडर करते हैं। तो हम लोग का जो ये DY है, इसके जगह पे कुलम मीटर भी हो सकता है, या फिर इसके जगह पे ESU सेंटीमीटर वाला पार्ट भी आराम से हो सकता है। ये दोनों यूनिट्स के हिसाब से हम लोग कैलकुलेशंस आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं, ESU सेंटीमीटर या फिर कुलम मीटर। अब इसमें ESU सेंटीमीटर वाले पार्ट में और कुलम मीटर वाले पार्ट में क्या रिलेशन होता है, ये एक रिलेशन थोड़ा ध्यान रखना होता है। जैसे 1 dy इज इक्वल टू 10 to the power minus 18 ESU सेंटीमीटर। ये सिंपल सा कैलकुलेशन होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और इसके बाद हम लोग जब इसको कुलम मीटर में ध्यान रखते हैं, तो कुलम मीटर वाले पार्ट में जैसे हर जगह पे वैल्यू दे रखा होता है 3.33 इंटू 10 to the power minus 30 कुलम मीटर। बट अब तुमको ऐसा सजेशन नहीं देंगे याद रखने का, इसको इस फॉर्मेट में याद रखना। जैसे 3.33 वाले पार्ट को हम लोग 4.8 डिवाइडेड बाई 1.6 सॉरी 1.6 डिवाइडेड बाई 4.8 के फॉर्मेट में रख सकते हैं क्या? Yes, sir. मतलब 3.33 नहीं आएगा टेक्निकली, 0.33 आएगा, लेकिन इस फॉर्मेट में कंसिडर किया जा सकता है। तो जब हम लोग इसको 1.6 इंटू सॉरी डिवाइडेड बाई 4.8 के फॉर्मेट में रखेंगे तो दिख रहा होगा तुमको, कुलम वाले पार्ट में एक चार्ज का यूनिट होता है 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 के बराबर। तो हम लोग 1.6 वाला पार्ट वहीं से रिलेट करके चलते हैं, वहाँ से हम लोग ESU वाले पार्ट को और कुलम वाले पार्ट को भी रिलेट कर सकते हैं। रिलेशन अपने ज़्यादा काम का नहीं होता, मतलब 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कुलम, और इसको जब ESU वाले पार्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 4.8 इंटू 10 to the power माइनस कितना होना चाहिए भाई, -80 मिली सेंटी डेसीमीटर, मतलब यहाँ 10 to the power minus 20 वाला पार्ट निकल के आएगा। और इसको यहाँ से जब रिलेट कर रहे होंगे तो देख लेते हैं कितना होता है। 10 to the power minus 18 ESU इंटू सेंटीमीटर, मतलब 10 to the power minus 2 मीटर इज इक्वल टू 3.33, या फिर यहाँ से 1.6 डिवाइडेड बाई 4.8 इंटू 10 to the power minus 30 के बराबर रखा वैल्यू। तो -2 -20, इसका मतलब ये तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे -20 के बराबर वैल्यू आएगा। और यहाँ से 4.8 इंटू 10 to the power minus 20 ESU इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 to the power minus 30। लेकिन हम लोग हमेशा चार्ज को 10 to the power minus 19 के फॉर्म में रखते हैं। तो 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कुलम अगर रखते हैं तो 30 की जगह पे हम लोग -19 में जा रहे हैं। तो -19 में जाने का मतलब हम लोग -11 के फैक्टर से वेरिएशन करते हुए काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे -11 के फैक्टर से हम लोग वेरिएशन करके काम कर सकते हैं, मतलब -9 के टाइप का टर्म आराम से मेंशन कर सकते हैं। तो एक तरह का कैलकुलेशन ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा शायद चेंज किया है, 3.33 1.6 से डिवाइड बाई 4.8। अच्छा ठीक है, इसमें एक और फैक्टर आएगा, 0.33 होना चाहिए ना यहाँ पे, 1.66, तो 1.6 डिवाइडेड बाई 0.48 के बराबर वैल्यू होना चाहिए, तब जाके 3.33 वैल्यू आएगा। तो 0.48 का मतलब हो गया 4.8 इंटू 10 to the power minus 10। हाँ ठीक है, एक ये रिलेशन याद रख सकते हैं। मेरे हिसाब से याद रखने की केमिस्ट्री में ज़रूरत नहीं है, हम लोगों के यूज़ नहीं पड़ता। 4.8 इंटू 10 to the power minus 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम। ये एक रिलेशन वाला पार्ट हम लोग आराम से याद रखते हुए काम कर सकते हैं। इस केस में हम लोग इस पार्ट को तो याद रखते ही रखते हैं, ये मतलब बाय डिफॉल्ट है ESU सेंटीमीटर याद रखना है, और दूसरा कुलम मीटर वाला पार्ट याद रखना है, 3.33 इंटू 10 to the power minus 30 कुलम मीटर।
लेकिन 3.33 को 1.6 और 4.8 के टर्म में ध्यान रखना तो ज़्यादा बेटर होगा, ताकि यहाँ से अगर कभी ज़रूरत पड़े इन केस, ऑल्दो ज़रूरत नहीं पड़ेगा बट अगर कभी ज़रूरत पड़े तो इस रिलेशन वाले पार्ट को आराम से निकाल पाए। तो ये कि 1 dy का ये यूनिट वाला पार्ट हम लोग यूज़ करके कुछ क्वेश्चंस का कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे स्क्रीन पे केमिकल बॉन्डिंग का बुकलेट दिख रहा था तुम लोगों को, उसमें एक सॉल्व एग्जांपल में क्वेश्चन है, क्योंकि और हमको कहीं पे क्वेश्चन मिला नहीं था, हम ढूंढ रहे थे, उसमें ही हम क्वेश्चन ढूंढ रहे थे कहीं पे कि एक क्वेश्चन है, बस तुमको एक्सप्लेन करेंगे उसी टाइप के फॉर्मेट में, अगर क्वेश्चन मिलता है तो हमको देखेंगे कहीं और पे, बट हमको क्वेश्चन एक्चुअल में नहीं मिल रहा था, कहीं पे ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा होगा तो उस क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। उस क्वेश्चन में क्या चीज़ें दे रखी हैं, क्या उसमें एक्सप्लेन करने बोला है, बस उस चीज़ का हम डिस्कशन करेंगे ताकि तुमको आइडिया लग जाए कि हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। जैसे डाइपोल मोमेंट कहीं दिख रहा है क्या टॉपिक? हाँ ठीक है। हाँ ये जैसे क्वेश्चन नंबर 11 वाले पार्ट को देखो, तुम लोगों को लास्ट क्लास में बोला था परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, तो जैसे आयनिक कैरेक्टर को हम लोग ऐसा लिखते हैं, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू जो हम लोग का ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट है डिवाइडेड बाई जो हम लोग का थियोरेटिकल डाइपोल मोमेंट होना चाहिए इनटू 100। यहाँ से हम लोग परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर आराम से निकाल सकते किसी भी बॉन्ड में। अगर आयनिक कैरेक्टर 50% या उससे ज़्यादा हुआ तो हम लोग उसको प्रेफरेबली आयनिक बॉन्ड बोलना शुरू कर देते हैं, अदरवाइज फिर हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बोल के आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जैसे इस कैलकुलेशन वाले पार्ट को अगर हम लोग कंसिडर करके चले, तो जब भी कभी हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना होगा तो उस केस में इन जनरल ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट दे रखा होगा, थियोरेटिकल वाले पार्ट को कैलकुलेट करना होता है। कैसे थियोरेटिकल को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके लिए ये जो डी बाई का रिलेशन बताया है, डी बाई वाले पार्ट का ESU सेंटीमीटर से रिलेशन या फिर डी बाई वाले पार्ट का कूलम मीटर वाले पार्ट से रिलेशन, इस रिलेशन को यूज करने आना चाहिए, तब हम लोग कैलकुलेशन आराम से कर पाएंगे। तो उस क्वेश्चन वाले पार्ट को एक्सप्लेन करते हैं जो स्क्रीन पे दे रखा। For HCl molecule observed dipole moment is 1.03 dy। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर रखा है क्वेश्चन में, observed dipole moment is 1.03 dy and bond length is 1.275 angstrom। Calculate the percentage ionic character। तो जैसे एक चीज यहाँ पे कर सकते हैं, हम लोग को अगर परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर बोला तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग आराम से म्यू ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय म्यू थ्योरेटिकल कंसिडर करके चलेंगे इनटू 100। लेकिन जो थियोरेटिकल डाइपोल मोमेंट है इसको कंसिडर करने का एक प्रॉपर तरीका होता है जिसको थोड़ा ध्यान रखना होता है। कंसिडर क्या कर सकते हैं उसमें ऐसा समझना, जैसे जो HCl है इसमें जब थियोरेटिकल म्यू का कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि कंप्लीटली ये HCl वाला पार्ट एग्जैक्टली एक आयनिक कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता, तब क्या होता, तब वहां पे हम लोग म्यू थियोरेटिकल वाले पार्ट की बात करते हैं। मतलब कोई भी कंपाउंड दे रखा होता, कुछ भी कंपाउंड, अगर वो कंपाउंड कंप्लीटली आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में ही रहता, तब उस केस में जो भी हम लोग डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज थियोरेटिकल डाइपोल मोमेंट। तो इस केस में है क्या, अगर अब कंप्लीटली आयनिक कंपाउंड होता तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला था चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो बॉन्ड लेंथ तो दे रखा है 1.275, लेकिन चार्ज नहीं दे रखा, तो चार्ज कैसे निकालेंगे? अगर एक कंपाउंड कंप्लीटली आयनिक पार्ट में एग्जिस्ट करेगा तो उसके ऊपर चार्ज हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होगा। तो आराम से हम लोग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज इंटू डिस्टेंस वाला पार्ट मतलब बॉन्ड लेंथ का वैल्यू 1.275 यूज करके म्यू थ्योरेटिकल निकाल सकते हैं। और फिर उसके बाद म्यू ऑब्जर्व वाला पार्ट dy में दे रखा 1.03 dy, उसको हम लोग कूलम मीटर के फॉर्म में कन्वर्ट करके आराम से परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे हम इन कैलकुलेशंस में जो वैल्यूज दे रखा 1.03, इस चीज को अलग से मेंशन कर लेते हैं, और बॉन्ड लेंथ वाला पार्ट 1.275 के बराबर दे रखा, इसको भी मेंशन कर लेते हैं। तो मान लो जैसे ऐसा सवाल दे रखा, एक सेकेंड, एक चीज कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो सवाल में दे रखा था जो ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट था वो चीज दे रखा था
1.03 डी के बराबर, और बॉन्ड लेंथ वाला पार्ट HCl के केस में 1.275 एंगस्ट्रॉम के बराबर दे रखा था। तो इस केस में HCl को कम्प्लीटली आयनिक पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, H+ और Cl-। तो कम्प्लीटली आयनिक पार्ट में जब कन्वर्ट किए तो जो चार्ज है 1 यूनिट के बराबर, मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ से जब हम लोग थियोरेटिकल पार्ट कैलकुलेट करेंगे, म्यू थियोरेटिकल वाला पार्ट, तो म्यू थियोरेटिकल का मतलब यही होगा, एक बॉन्ड को जब कम्प्लीटली आयनिक पार्ट में कन्वर्ट करते हैं तब उसके इसमें क्या हम लोग का चार्ज निकल के आएगा, उससे हम लोग का डाइपोल मोमेंट कितना निकल के आएगा। तो उसके इसमें चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू बॉन्ड लेंथ वाला पार्ट 1.275, बट एंगस्ट्रॉम दे रखा है यूनिट, और एंगस्ट्रॉम वाले पार्ट का मतलब होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो 1.275 इंटू 10⁻�10 मीटर कंसिडर कर सकते हैं। तो अपना जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है 1.03 डी के वैल्यू को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो रेशियो वाले पार्ट में, तो 1.03 डी डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.275 इंटू 10⁻⁻10 के बराबर वैल्यू दे रखा। तो इसके हिसाब से हम लोग ऊपर जो रिलेशन दे रखा था 3.33 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर, अगर इस चीज़ को यूज़ करें तो 1.03 इंटू 3.33 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर, और परसेंटेज के लिए हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग वो जो 3.33 था उस चीज़ को कैलकुलेशन आसान करने के लिए 1.6 डिवाइडेड बाई 0.48 के फॉर्मेट में रख सकते हैं। पहले से यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻19 है, उसके अलावा हम लोगों के पास 1.275 का वैल्यू दे रखा, ऊपर 10⁻30 था, और नीचे वाले पार्ट में हम लोग के पास 10⁻10, ऊपर एक 100 वाला पार्ट भी दे रखा है। तो कैलकुलेशन में 1.6 तो वैसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचेगा 10⁻30, मतलब ये पार्ट कैंसिल आउट होगा -28 के फॉर्मेट में, यहाँ वाले पार्ट से -18 वाला पार्ट निकल के आना चाहिए, और उसके अलावा -19 वाला पार्ट ये भी कैंसिल आउट होगा, मतलब नीचे 10 का वैल्यू आएगा। तो 1.03 इंटू 10, ये 10 -10 वाला पार्ट ऊपर जाएगा, इंटू 10 डिवाइडेड बाई 0.48 इंटू 1.275, ऐसा कुछ वैल्यू निकल के आना चाहिए। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस केस में 1.03 इंटू 10 मतलब 10.3, अप्रॉक्सीमेटली इसको 10 लेके काम कर सकते हैं। 0.48 वाले पार्ट को, जैसे ऊपर के वैल्यू को हम लोग थोड़ा छोटा कर रहे हैं, 10.3 को हम लोग 10 के बराबर मान रहे हैं, तो इस केस में नीचे वाला पार्ट को भी हम लोगों को थोड़ा छोटा करना चाहिए था, बट रैदर हम लोग इसको बढ़ा दे रहे हैं। 0.48 को हम लोग 0.5 के बराबर कर रहे हैं, तो इसको छोटा करने के बजाय इसको बढ़ा दिए तो दूसरे वाले को छोटा कर देते हैं। 1.275 को हम 1.275 की जगह पे 1.2 ही मान लेते हैं। तो कैलकुलेशन में ये डेसिमल हटा करके ऊपर 10 रख दिया, तो यहाँ से 2 टाइम्स ये कैंसिल आउट हुआ, बाकी 20 डिवाइडेड बाई 1.2, 20 बाई 1.2 कितना होना चाहिए, 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 0.3 निकल के आना चाहिए। 200 डिवाइडेड बाई 12, इसका मतलब 50/3, 16.33 के राउंड अपना परसेंटेज निकल के आना चाहिए। अरे अगर 16.33 परसेंटेज आ रहा है, एक सेकंड, क्योंकि क्वेश्चन के फॉर्मेट में इधर, हाँ क्या बोल रहे हैं, 66 होगा ना। 16.66, हाँ ठीक है, 16.66 परसेंटेज आएगा। बट अगर 16.66 परसेंटेज आ रहा है, इसका मतलब HCl वाला पार्ट जो है ये हम लोगों का कोवेलेंट कंपाउंड ही रहेगा, आयनिक कंपाउंड ही रहेगा। हम इसको इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्मेट से कनेक्ट किए थे कि अगर हम लोग वाटर में HCl को डालते हैं तो इसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाता है। तो कंप्लीट डिसोसिएशन होता होगा, इसका मतलब इसमें आयनिक कैरेक्टर हाई रहता होगा, इसको क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। बट अगर हम लोग इस वैल्यू के हिसाब से काम कर रहे हैं, मतलब क्वेश्चन में वैल्यू दे रखा तो डेफिनेटली कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से रिलेट करके दे रखा होगा। अगर हम लोग का परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर 16.66 के बराबर है, इसका मतलब आयनिक कैरेक्टर 50% से कम है, तो HCl वाले पार्ट को हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड ही कंसिडर करेंगे, उसको आयनिक कंपाउंड कंसिडर करके काम नहीं करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं उसमें वैल्यू क्या दे रखा था। हाँ, आयनिक परसेंटेज वाला पार्ट 17 के अराउंड दे रखा है, तो अगर 17 के अराउंड दे रखा है मतलब ठीक है, हम लोग का कैलकुलेशन में हम लोगों ने अप्रोक्सीमेशन लिया था आराम से 17 के अराउंड, 16.366 वाले पार्ट को कंसिडर करके काम कर रहे हैं। तो जैसे अगर कैलकुलेटिव पार्ट आएगा कभी भी तो ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का सवाल, वैसे ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी अगर आएगा तो इसी फॉर्मेट में सवाल आएगा
एक वैल्यू दे रखा होगा नॉर्मली dy के फॉर्म में, और बॉन्ड लेंथ वाला पार्ट दे रखा होगा। तो हम लोग पूरे कंपाउंड को कंप्लीटली आयनिक मानते हुए फिर हम लोग कैलकुलेशन करते वक्त 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वाले पार्ट से आराम से डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो हमेशा इस dy वाले पार्ट के वैल्यू को हम लोगों को यूनिट में कन्वर्ट करके चलना ही पड़ेगा। तो अगर dy वाले पार्ट को हम लोग यूनिट में कन्वर्ट करके, मतलब उसमें कूलम वाले यूनिट में कन्वर्ट करके चलना पड़ेगा। तो अगर उसमें कन्वर्ट करना चाहेंगे तो हम लोग को ये रिलेशन वाला पार्ट बिल्कुल याद रखना पड़ेगा जो ऊपर मेंशन किया है। इस रिलेशन के बिना हम लोग काम नहीं कर पाएंगे। हम लोग ESV में ज़्यादा काम नहीं करते हैं नॉर्मली, तो ESV वाला पार्ट दे भी रखा तो काम चल जाएगा, ESV में दिक्कत नहीं है, मतलब उसको याद नहीं भी रखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बट हम लोग कूलम के फॉर्मेट में काफ़ी फ्रिक्वेंटली काम करते हैं, एटलीस्ट केमिस्ट्री में, तो हम लोग कूलम के ही फॉर्मेट में काम करके कैलकुलेशंस करेंगे। जब फिजिक्स आएगा तो फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाइपोल मोमेंट में तुम लोग का dy वाले पार्ट को ESU से रिलेट करना या कूलम से रिलेट करना बहुत ही फ्रिक्वेंट कैलकुलेशन होगा। केमिस्ट्री में हम लोग इस चीज़ को यूज नहीं कर रहे होंगे। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। बोलो भाई। उसमें और कोई क्वेश्चन अगर है तो कंसिडरेशन लेके चले क्या? नहीं, और तो कोई क्वेश्चन नहीं दे रखा। हाँ, एक ये क्वेश्चन वाले पार्ट को रीड करके देख लो, एग्जाम्पल 12 जो लास्ट क्लास में मेंशन भी किया था। ये ऑर्डर याद रखना है, NS3 और NF3 वाला पार्ट। एक बार उसको रीड कर लो, थ्योरेटिकल पार्ट जो दे रखा। अगर हम लोग NS3 कंसिडर करके चले तो NS3 वाले पार्ट में हम लोग का जो लोन पेयर वाला पार्ट है उसका डाइपोल मोमेंट हमेशा ऊपर रहेगा और तीनों हाइड्रोजन का डाइपोल एडअप हो जाता है। जबकि NF3 वाले पार्ट में फ्लोरीन वाले पार्ट का डाइपोल इस लोन पेयर के अपोजिट डायरेक्शन में कंसिडर कर सकते हैं हम लोग आराम से। तो फ्लोरीन के डाइपोल वाले पार्ट के वजह से, मतलब फ्लोरीन के अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से नेट डाइपोल मोमेंट हम लोग बोल सकते हैं कि कम हो गया। ये भी थोड़ा इलॉजिकल पार्ट है, हमको नहीं मालूम कि ऐसा होता है कि नहीं होता। क्योंकि अगर मान लो जैसे ऐसा हो सकता था कि तीनों हाइड्रोजन के एडिशन के बाद भी जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो इतना ज़्यादा ना हो जितना कि फ्लोरीन वाला पार्ट इसको नीचे के डायरेक्शन में खींच ले, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता था। लेकिन ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है जो अपने को ध्यान रखना है। NH3 वाले पार्ट का डाइपोल मोमेंट हाइयर होता है एज कम्पेयर टू NH3। क्यों होता है? क्योंकि तीनों हाइड्रोजन के डाइपोल्स एडअप हो जाते हैं लोन पेयर के डायरेक्शन में, तो नेट डाइपोल मोमेंट हाइयर निकल के आता है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन वाला पार्ट, क्योंकि फ्लोरीन वाले केस में तीनों फ्लोरीन लोन पेयर के डायरेक्शन के डाइपोल को थोड़ा कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। तो एक लॉजिकल पार्ट थोड़ा ध्यान रखने का है जिसको हम लोग NH3 और NF3 वाले पार्ट के लिए आराम से रिलेट करके काम कर सकते हैं। उसके अलावा तुम लोगों को शायद ध्यान होगा एक दो ऑर्डर लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एक तो ये ऑर्डर हम लोग को ध्यान रखते हुए काम करना होता है कि NH3 वाले पार्ट तो चलो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग HF की बात करें तो HF वाले पार्ट में जो डाइपोल मोमेंट है वो सबसे हाईएस्ट होता है, फिर उसके बाद HCl वाले पार्ट में फिर HBr वाले पार्ट में और सबसे लास्ट में HI वाले पार्ट में। सबसे हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट HF में, फिर HCl में, फिर उसके बाद HBr में और सबसे लास्ट में HI में। रीज़न क्या है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से जो हम लोग का चार्ज का फैक्टर होता है वो चार्ज का फैक्टर हाइयर निकल के आता है। जबकि हम लोग अगर इसी के साइज भी जगह तो हो पे, सकता है ना। हाँ साइज का भी हो सकता है, लेकिन हमको भी नहीं मालूम कि कौन सा डोमिनेटिंग फैक्टर होगा। जैसे मान लो ऐसा है x इज इक्वल टू वाई इंटू जेड, तो अगर हम लोग y वाले पार्ट को 3 रखे, z वाले पार्ट को मान लो 1 के बराबर रखते हैं उसके अलावा हम लोग y वाले पार्ट को 5 रखें और ऐसा कर सकते नहीं, इसको 2 कर लेते हैं और इस वाले पार्ट को हम 1.5 के बराबर कर दें,
वैल्यू मतलब थोड़ा छोटा भी रखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 की जगह पे वैल्यू 1.5 है, लेकिन टोटल जो वैल्यू है वो 7.5 के बराबर हो जाएगा। तो केवल एक फैक्टर के बढ़ने से वैल्यू बढ़ेगा ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन अब कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग होगा ये डिसाइड करना पॉसिबल नहीं होता जब तक कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ना दे रखा हो, ऐसा डायरेक्टली नहीं बोल सकते। तो एक ये ऑर्डर तो खैर जनरल सा है। इन जनरल हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे काम करते हैं जनरली, लेकिन CH3F वाले पार्ट में CH3Cl, उसके अलावा CH3Br और CH3I, इन 4 कंपाउंड के केसेस को जब कंसिडर करते हैं हम लोग, तो पहले वाले को मिथाइल फ्लोराइड बोला जाता है, दूसरे वाले केस को मिथाइल क्लोराइड, फिर मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड। इन सब केसेस में जो अपना ऑर्डर है, इसमें CH3Cl सबसे ज़्यादा होगा वैल्यू पे, फिर CH3F होगा, फिर उसके बाद CH3Br होगा और सबसे लास्ट में CH3I वाला पार्ट। और ऐसा बोला जाता है क्लोरीन के लार्जर साइज के वजह से यहाँ वाले पार्ट का बॉन्ड डिस्टेंस हाई होता है और डिस्टेंस का फैक्टर डोमिनेटिंग निकल के आता है, जबकि उसके बाद फ्लोरीन के ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, मतलब जो चार्ज का फैक्टर है वही डोमिनेट करता है। तो आगे के तीनों पार्ट में चार्ज का फैक्टर डोमिनेट करता है, मतलब बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर के हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन शुरू वाले केस में हम लोग डिस्टेंस वाले फैक्टर के हिसाब से काम कर रहे हैं। ये अपना बेसिक कंसिडरेशन थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करना होता है। तो ये 2 ऑर्डर। अच्छा, एक और ऑर्डर लास्ट क्लास में मेंशन किया था कि अगर हम लोग मान लो ऐसा कंसिडरेशन लेके चले, CCl4 वाला पार्ट पर कंसिडर करके चले, तो इस केस में CH Cl3, फिर उसके बाद CH2Cl2 और सबसे लास्ट में हम लोग CH3Cl कंसिडर कर सकते हैं। तो ये एक ऑर्डर भी ध्यान रखना है जो हम लोग को डाइपोल मोमेंट में याद रखते हुए काम करना है। वैसे एक चीज़ है, CCl4 पोलर होगा कि नॉन पोलर होगा, ये सोच के बताओ। नॉन पोलर। बताओ भाई, बाकी लोग भी। नॉन पोलर। नॉन पोलर होगा, क्यों, Sir, कैसे सोच पाए? रेगुलर ज्योमेट्री। क्योंकि लोन पेयर नहीं और सारे रेगुलर आइटम जो सेम है। तो लोन पेयर नहीं है, सारे आइटम सेम है, मतलब रेगुलर ज्योमेट्री है, तो डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट 0 होगा ही होगा। तो इस केस में ऐसा कंसिडर कर लेना कि जैसे शुरू में याद रखने के लिए, शुरू में 4 क्लोरीन थे तो डाइपोल मोमेंट 0 था, फिर 1 हाइड्रोजन डाला, डाइपोल मोमेंट बढ़ा, 2 हाइड्रोजन डाला, डाइपोल मोमेंट और बढ़ा, 3 हाइड्रोजन डाला, डाइपोल मोमेंट और बढ़ा। तो जब 4 हाइड्रोजन डालेंगे तो ऑर्डर क्या होगा? फिर नॉन पोलर हो जाएगा। फिर से नॉन पोलर हो जाएगा। तो बस यहाँ तक के पार्ट को ध्यान रखना, CH4 को ध्यान मत रखना। CCl4 से शुरू करके एक एक हाइड्रोजन, उल्टा भी ऑर्डर लेके चल सकते थे ऐसा, जैसे CH4 है तो यहाँ पे वैल्यू 0 है, फिर उसके बाद CH3Cl, एक क्लोरीन में वैल्यू घटा, फिर उसके बाद CH2Cl2 वैल्यू और घटा, फिर उसके बाद CHCl3 वैल्यू और डिक्रीज किया, और CCl4 वाला पार्ट जो है इसको तो कंसिडर नहीं करना है। तो अगर यहाँ CH4 जो है, यहाँ वाले पार्ट में वैल्यू 0 है, तो इस वाले पार्ट को तो छोड़ देना। फिर CH3Cl का नंबर आएगा, इसको कंसिडर करना, फिर एक हाइड्रोजन कम करके क्लोरीन हटाना, तो फिर डाइपोल मोमेंट घटेगा। फिर उसके बाद वापस से एक हाइड्रोजन और कम करके एक क्लोरीन बढ़ाना, डाइपोल मोमेंट और घटेगा। जब चारों के चारों क्लोरीन होंगे तो डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट और डिक्रीज करेगा। तो इसलिए नॉर्मली ट्राई करना CCl4 के रिस्पेक्ट में याद रखने का, CH4 वाले पार्ट के ऑर्डर में काम मत करना। तो ये 3 ऑर्डर याद रखने हैं, एक तो CHCl3 वाला पार्ट, दूसरा ये सेकंड वाला पार्ट। ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रूल के हिसाब से इसको डायरेक्टली सोच सकते हैं, बट वो जो NH3 और NH3 का ऑर्डर था, इसको थोड़ा ध्यान रखना। ये पार्ट चारों याद रखने लायक टॉपिक्स हैं जिसको थोड़ा ध्यान रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। वैसे एक चीज़ है कि शायद ये पार्ट, ये ऑर्डर और नीचे वाला ऑर्डर, ये क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा, ये 11th क्लास में डिस्कशन में यूज़ नहीं किया जाता है नॉर्मली, बट ऊपर के दोनों पार्ट डिस्कशन में यूज़ किए जाते हैं, इसलिए बुकलेट में भी थियोरेटिकल पार्ट में एग्जाम्पल दे रखा था। तो ध्यान रखना, जैसे डाइपोल मोमेंट में मोस्टली मॉलिक्यूल के पोलैरिटी को कंपेयर करने अगर बोला भी जाता है तो कुछ सिमिलर पार्ट होना चाहिए, अदरवाइज पोलर है कि नॉन पोलर है ये आइडेंटिफाई करके काम करो, अपना काम हो जाएगा। और वो जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है वो बहुत ही रेयरली मिलता है। ये सब क्वेश्चन जब ढूंढ रहे तो क्वेश्चन हम ही को खुद नहीं मिल रहा था, कहीं भी क्वेश्चन दे रखा। हम बुकलेट का क्वेश्चन नहीं कराना चाह रहे थे, बुकलेट का मतलब इन जो सब एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ताकि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन खुद से भी ट्राई करके देख लो। तो उधर सॉल्व एग्जाम्पल में क्वेश्चन था तो उस क्वेश्चन को ही डिस्कस करना पड़ा, क्योंकि जेई एडवांस में भी सब्जेक्टिव के टाइम पे एक बार आया था क्वेश्चन, बट एनसीईआरटी में ये कॉन्सेप्ट नहीं दे रखा है, तो उस तरह का क्वेश्चन रेयरली पूछने के चांसेस है, मेरे हिसाब से तो नहीं पूछना चाहिए, बट बुक्स वगैरह में क्वेश्चन दे रखा होता है तो चलो ठीक है, डिस्कशन करने लायक टॉपिक होता है।
लेकिन ये पार्ट याद रखना ही रखना है एनी हाउ। ये जो 1.66 वाला पार्ट है ये 10 to the power minus 18 ESU सेंटीमीटर और 3.33 इंटू 10 to the power minus 30 किलोमीटर, ये दो वैल्यूज याद रखने ही रखने हैं। अगर ये दोनों वैल्यूज याद होगी तो क्वेश्चन हम लोग आराम से कंसिडर कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा इसमें कुछ भी टॉपिक में नया पार्ट नहीं रहता। बाकी एक पार्ट तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ही लिया था कि ये कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म में भी पॉसिबिलिटी हो सकती है डाइपोल मोमेंट होने की। जो लास्ट क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन था शायद से, जो हमको दिख रहा था, क्या पढ़ाए थे भाई? हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन वाला पार्ट। अगर यहाँ Cl और Cl है तो एग्जैक्टली डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जा रहा था, बट OH वाला पार्ट दो फॉर्मेट में रह सकता है। तो अगर एक कंपाउंड एक या एक से ज़्यादा बॉन्ड रोटेशन की वजह से कन्फर्मर में एग्जिस्ट कर सकते हैं, तब उस केस में नॉर्मली डाइपोल मोमेंट वाला पार्ट आराम से कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर सकता है। तो दो पॉसिबिलिटी था इन दोनों में, एक स्ट्रक्चर पोलर नॉन पोलर था जबकि दूसरा स्ट्रक्चर पोलर था। तो ओवरऑल कंपाउंड को हम लोग पोलर बोल के ही काम कर सकते हैं। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखने का है। आज कौन सा टॉपिक पढ़ाने बोला था तुम लोग को वैसे, कुछ याद है? बस ये बताए थे कि आप क्वांटिटेटिव वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। क्वांटिटेटिव वाला पार्ट तो इतना टाइम तो नहीं लगता, क्वांटिटेटिव वाला पार्ट तो डिस्कशन का बहुत छोटा ही सा है। और कोई टॉपिक बोले थे क्या इसके बाद कौन सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, ऐसा कुछ बताया था क्या? नो सर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच गया, बैक बॉन्डिंग बच गया, ब्रिज बॉन्डिंग बच गया। चलो बैक बॉन्डिंग बता सकते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है भी। अच्छा लेकिन नहीं, बैक बॉन्डिंग बताने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट हम लोग को डिस्कशन में यूज करना पड़ेगा, एसिड और बेस वाला पार्ट। हाँ भाई, तुम लोग एसिड और बेस का कंसेप्ट मालूम है सब लोगों को? एसिड और बेस का तीन कंसेप्ट होता है। हाँ सर, पता है। तुम लोगों को तो याद होगा, अरविंद को भी याद होगा, ज्योत्सना को भी याद होगा और दुबे को भी मालूम होगा। अनूप, तुमको एसिड बेस का पूरा कंसेप्ट मालूम है, तीन तरह का थ्योरी? पता नहीं सर। ओके। एरएनएस कंसेप्ट यही सब ना? हाँ हाँ, कंसेप्ट और लेविस कंसेप्ट। हाँ। क्या ये कंसेप्ट मालूम है क्या? यस सर। ये तो इन लोगों को मालूम है। अनूप मालूम है क्या तुमको? नहीं सर। ओके। अद्वै सॉरी आदित्य, नो सर। प्रियांश, हाँ सर। ओके। तो एक काम कर सकते हैं, ठीक है तो थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट हम इसका डिस्कशन कर लेंगे। चलो ठीक है, आज इसको डिस्कस नहीं कर रहे, फिर आज डिस्कस सर? नहीं कर रहे तो क्या कर सर? सकते हैं भाई? हाँ बोलो। आप ये 10th क्लास में नहीं पढ़ाए थे ना? 10th क्लास में तो पढ़ाए थे लास्ट ईयर। तो हम लोग का तो क्लास होता नहीं है, हम लोग कैसे पता चलेगा चीजें? खुद से पढ़ो और क्या, सब पढ़ाई दे। तो ये कौन सा बुक में दिया है? अरे पढ़ा देंगे, ये चीज आएगा, तुम लोग टेंशन मत लो। जैसे अभी हम लोग ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो अभी केमिकल बॉन्डिंग में एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ का पार्ट आएगा, तो उससे पहले हमको ये चीज वैसे ही बताना था, तो बताएंगे। तो इसीलिए वो टॉपिक हम डिस्कस नहीं किया। एक्चुअल में एनसीईआरटी में केवल 10th में ये दे रखा है आर्हेनियस कंसेप्ट, जो सब्सटेंस H+ देता है उसको एसिड बोलते हैं, जो OH- देता है उसको बेस बोलते हैं। बट एनटीएससी वगैरह में H+ OH- के अलावा ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट का कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस का भी कंसेप्ट है, तो इसलिए हम लास्ट ईयर 10th क्लास में मेंशन कर दिए थे उस चीज़ को। ये कंसेप्ट जानना चाहिए, लेविस एसिड भी थोड़ा बहुत जानना चाहिए। और अब तो लेविस एसिड बताना ही बताना होता है। जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनेगा, तो डेफिनेटली लेविस एसिड और लेविस बेस वहाँ पे बताना पड़ता है हम लोगों को, उसके बिना हम लोग कंसिडरेशन ही लेके चल सकते हैं। तो ये सब टॉपिक्स वैसे भी तुम लोग को समझ में आ जाएगा। मतलब तुम लोग का जो भी टॉपिक्स है 10th क्लास का वो सब कवर हो जाएगा, 11th क्लास के हर एक पार्ट में कवर हो जाएगा, तुम लोग को उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। इसलिए तो हम भी रिलैक्स होकर के पढ़ा रहे हैं आराम से। अब जैसे मान लो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का पार्ट है, तो लेविस स्ट्रक्चर आता है तुम लोगों को, तो ऑक्सीडेशन नंबर वैसे भी निकाल सकते हैं। हम लोग 10th क्लास में बताए थे, बट उसको बताते वक्त हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर पाए थे। बहुत सारे लोगों के भेजे में नहीं गया था कि हम क्या बोले थे, कि बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, उस चीज़ को हम एक्सप्लेन करने की कोशिश किए थे, बट बहुत ज़्यादा कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा उसमें। कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर में बॉन्ड ब्रेक करके कैसे काम कर सकते हैं, बट तुम लोगों को ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। तो जब रिडॉक्स चलेगा तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा वहाँ पे। तो इसे तुमको एक टॉपिक का टेंशन लेना है 10th क्लास में, केवल एक टॉपिक का। पता है कौन सा टॉपिक? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स है ना, वो एक टॉपिक का टेंशन लेना है, उसको पढ़ो। क्योंकि उसमें जो लेविस स्ट्रक्चर है वो तो हो जाएगा काम, बट उससे पहले का पार्ट कि
फ्लोटेशन मेथड क्या होता है, या फिर मैग्नेटिक से, मेटलर्जी। हाँ मेटलर्जी, मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है, वो एक टॉपिक तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। वो क्लास 12th में दे रखा है एनसीईआरटी में। तो 10th का टॉपिक वो 12th में है, बट रिडॉक्स वाला पार्ट क्लास 11th में पढ़ना है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट क्लास 11th में, अभी केमिकल बॉन्डिंग में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में फिर से डिस्कस करेंगे। तो एक छोटा सा कंसेप्ट यहाँ पे डिस्कशन आएगा, वो तुम्हारा काम एसिड बेस का वैसे ही हो जाएगा। आयनिक इक्विलिब्रियम में तुम्हारा पीएच का कैलकुलेशन पूरा आ जाएगा, तुमको कुछ सोचना ही नहीं पड़ेगा 10th क्लास के आयनिक मतलब एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में। पीरियोडिक टेबल तो पढ़ लिया है, उसमें तो टेंशन नहीं है। बोल भाई जल्दी, आदित्य आर्यन। नो सर। नहीं टेंशन है। और जो तुम्हारा केम ये है कार्बन एंड कंपाउंड, तो उसमें बॉन्ड कैसे एग्जिस्ट करता है, अभी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। तुम लोग को बोले भी थे लास्ट क्लास में कि नोमेनक्लेचर तुम लोग को पढ़ा करके बोलेंगे प्रैक्टिस करो। जैसे वो नोमेनक्लेचर पढ़ लेगा तो तुम्हारा 10th क्लास का चौथा टॉपिक खत्म हो चुका होगा। उसमें 2-3 रिएक्शंस है, वो रिएक्शंस भी हम बता देंगे कैसे ध्यान रखना है, अदरवाइज 10th क्लास का चौथा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो नहीं पढ़ा रहे इसका मतलब ये नहीं कि हम हेडिंग नहीं लिखवा रहे हैं, पढ़ा सब कुछ रहे हैं, बट उसको तुमको देखना पड़ेगा एनसीईआरटी में कि पढ़ाते वक्त कि हम ये चीज़ वहाँ पे पढ़ चुके थे। अगर उसके बाद भी कोई डिफिकल्टी रहता है तो पूछ सकता है। फिजिक्स का पार्ट थोड़ा डिफरेंट रहेगा। फिजिक्स में जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12th में है, वो सब चीज़ तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। उसका अलग से हम क्लास लगवाएंगे तुम लोग का, हम सोच भी रहते क्लास लगाने के लिए, अभी होगा। जैसे केमिकल बॉन्डिंग का मेन पार्ट जैसे ही खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद फिर हम लोग आराम से थोड़ा इन लोगों को जो 11th के जो चीज़ें पढ़ चुके हैं, इन लोगों को हम अलग से क्लास लगाना शुरू करेंगे। अदरवाइज आराम करेगा, क्वेश्चन सॉल्व करेगा अपने आराम से, बट अदरवाइज 11th के तीनों स्टूडेंट्स का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास चलना शुरू हो जाएगा। प्रॉपर सारे के सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास चलेगा। और इन द मीन टाइम तुम लोगों का जिस दिन क्लास नहीं होगा, तुम लोगों का 10th क्लास का फिजिक्स का क्लास चलेगा, ठीक है। उसकी टेंशन मतलब, केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे, केमिस्ट्री में मेटलर्जी खुद से पढ़ो, हम डाउट बता देंगे, हम सारा मेथड समझा देंगे, सबका प्रिंसिपल बता देंगे, बट हम उसको पढ़ाएंगे नहीं। बहुत घटिया टॉपिक है, उसको पढ़ाने के लिए कुछ है नहीं वहाँ पे। खैर, हम लोग इस चीज़ का डिस्कशन कर सकते थे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का, बट हम अरविंद और उसका टाइम खराब नहीं करना चाहेंगे, वो लोग पढ़ चुका है ये सब टॉपिक। तो हम लोग बाकी तीनों के लिए हम अलग से 15 से 20 मिनट का क्लास अरेंज कर देंगे, ये टॉपिक आराम से खत्म हो जाएगा। अभी के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हम होमवर्क तो देने लुईस वाले हैं। थ्योरी का सर डिस्कशन कर लीजिएगा सर डिटेल में, उसको तो डिटेल में नहीं किए थे लेविस थ्योरी, ओके सर। चलो ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं। मेरा अगला क्लास कब है वैसे? सर परसों। परसों है ना? तो परसों जैसे मेरा, एक सेकंड रुक जाओ, थर्सडे को 6 बजे तक क्लास है मेरा, ठीक है। परसों जो क्लास है उसको हम 6:30 बजे की जगह पे हम 6:15 से कर देंगे, ठीक है। और 6:15 से शुरू के 15 मिनट में अरेनियस कंसेप्ट और ये ब्रोंस्टेड कंसेप्ट मेंशन करेंगे। जिनको क्लास करना होगा उधर कर सकता है, नहीं करना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जैक्टली 6:30 बजे फिर क्लास शुरू करेंगे, और ब्रोंस्टेड कंसेप्ट खत्म होने के बाद हम लोग लेविस कंसेप्ट वाले पार्ट को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। तो तीनों कंसेप्ट हम लोग का एसिड बेसिक थ्योरी का आराम से मालूम पड़ जाएगा। तो किस दिन होगा क्लास? थर्सडे, परसों। थर्सडे तो आज ही है। अच्छा सॉरी, वो अच्छा अगले दिन क्लास ही नहीं है, थर्सडे तो आज ही है। तो क्या करें भाई, तो चलो फुर्सत रखते हैं और क्या फिर। तो परसों क्लास ले सकते हैं। परसों क्लास में हम शायद खाली नहीं है, या फिर हम लोग के पास स्लॉट खाली नहीं है। प्रॉब्लम इस चीज का था शायद, क्लास का ड्यूरेशन देख रहे थे बट शायद स्लॉट खाली नहीं इसका था। बायो है सर। हाँ बायो भी था, इस वजह से क्लास नहीं लगा रहे थे। बायो का क्लास, ये आदित्य आर्यन को बहुत दिक्कत है बायो के क्लास में, मतलब एकदम उसके पेरेंट्स आए थे रिकमेंडेशन लेके, सर कुछ भी कर लीजिए बस बायो का ऐसा क्लास करा दीजिएगा सर, बायो में एकदम नहीं पढ़ाई करता है। तो उसके वजह से बायो के लिए हमको क्लास का स्लॉट थोड़ा खाली करना पड़ गया था। हम देख लेंगे क्लास कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो लोग कितने बजे तक सोता है वैसे रात में? 11:30। 11:30, बड़ा बच्चा है तो। अनूप कितने बजे तक सोता है? सर 12 के बाद ही सोते हैं। 12 के बाद ही सोता है। अद्वैय हाँ सर 12 के बाद। 12 के बाद सोता है। अरविंद अरे 9-10। ये बड़ा अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज है यार। ज्योत्सना सर 10-11 बजे सो जाते हैं। 10 और 11 में 1 घंटे का डिफरेंस है भाई। हाँ सर सर, उसी आप के तो बीच में सोते सो ही नहीं जाते है। हैं। हम सोते हैं भैया, ऐसा थोड़ी कि हम नहीं सोते, हम सोते सर हैं। 2-3 बजे सर रात को आप तो मैसेज 11-11 बजे हाँ, क्लास लेते हैं। देख रहा हूँ सर, 4 बजे देख रहे थे। हाँ तो ठीक है, मतलब ऐसा थोड़ी कि नहीं सोते, हम 4 बजे 5 बजे सुबह सोते हैं, हम लेट लेट में उठते हैं, 12 बजे उठते हैं हम आराम से।
और कल रात को 1 बजे तक क्लास चला है पास आउट वालों का, मतलब जो 12 पास आउट वाले स्टूडेंट्स हम लोग का रात में 1 बजे तक क्लास चला है कल। कुछ टॉपिक्स उन लोगों को रिवाइज कराना था, बोला सर ये टॉपिक्स एक बार समझा दीजिए, मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म का सवाल था जो तुम लोगों को मेंशन किया था ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री वाला पार्ट, कि इसमें सोचो कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक था। कल रात को 12 बजे से 1 बजे तक क्लास चला उन लोगों को, उनको भी मजा आता है। हाँ सर रात में क्लास लगाई ना, हमको क्या दिक्कत है, हमको भी दिक्कत नहीं, उसको भी दिक्कत नहीं, और अच्छा क्या है, टेक्नोलॉजी का आदमी यूज कर सकता है। ठीक है, एक काम कर सकते हैं, जैसे जो एसिड बेसिस का कंसेप्ट है, ये चीज हम एक काम कर लेंगे, हम जब भी फुर्सत मिलेगा तो हम छोटा सा वीडियो बना लेंगे। मुश्किल से हमको लगता है कि 20 मिनट का लेक्चर होना चाहिए, उसमें जिन लोगों को एरेनियस कंसेप्ट मालूम है, जिन लोगों को ब्रॉन्शेट कंसेप्ट मालूम है, उसको देखने की भी जरूरत नहीं है। जिनको नहीं मालूम है एक बार उस प्रवचन को सुन लेना उस वीडियो में, और आधे घंटे का लेक्चर होगा, वो पीडीएफ का नोट्स रहेगा, अपने पास सेव करके रख लेना, क्योंकि बहुत ही कॉमन लैंग्वेज चलेगा ये। जैसे अभी एक बार इसको डिस्कस करेंगे हम लोग, फिर उसके बाद जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे तो फिर एक बार डिस्कस करेंगे। एक बार आने की इक्विलिब्रियम जब आता है तो वहां पे भी एक बार डिस्कशन होता है। तो जब 2-3 बार डिस्कशन होता है तो बहुत ही कॉमन लैंग्वेज हो जाता है। बस कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे एक्सप्लेन करते हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग को लेविस कंसेप्ट का थोड़ा बहुत डिस्कशन करना पड़ता है। तो बैक बॉन्डिंग में ज़्यादा अच्छे से हम लोग इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाए, लेविस एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, इसलिए हम लोग बैक बॉन्डिंग से पहले चाहेंगे कि एटलीस्ट वो कंसेप्ट हम लोग कवर कर ले। तो आज के लिए ठीक है, आज क्लास एंड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कम ही क्लास था, बट होमवर्क मेरे हिसाब से काफ़ी कुछ होगा आज। कि तुम्हारे सब्जेक्टिव वाले बुकलेट में भी काफ़ी कुछ होमवर्क होगा, तुम्हारे ऑब्जेक्टिव वाले बुकलेट में भी काफ़ी कुछ होमवर्क होगा, तो मेरे हिसाब से आज होमवर्क तो होना चाहिए। ट्राई करके देखना, बाकी आज तुम लोग को असाइनमेंट एक्स्ट्रा मिल जाएगा, आराम से असाइनमेंट भी ट्राई करके देख सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। बॉन्ड एंगल में कुछ होमवर्क दिया था क्या तुम लोगों को? नो सर। कुछ होमवर्क नहीं दिया था, तो बॉन्ड एंगल में होमवर्क नोट कर लो भाई। क्वेश्चन नंबर 202, क्वेश्चन नंबर 203, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 204, 205, 207। 207 में एक अच्छा इन्फॉर्मेशन बताएंगे तुमको, मतलब काफी यूनिक इन्फॉर्मेशन है, बट उस इन्फॉर्मेशन की अपने को जरूरत नहीं है अगर बॉन्ड एंगल कंपेयर करते हैं तो, बट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे हम लोग। 208, 209, 210, 212, 213, 14 तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। फिर उसके बाद 217, 218, अच्छा सवाल है 218, बॉन्ड एंगल से कोई रिलेशन नहीं है इसका। 219 भी ठीक ठीक सवाल है। 220 सिंपल सवाल है। फिर उसके बाद 225, कुछ कुछ फैक्ट्स याद रखने होंगे हम लोग, ये फैक्ट्स मेंशन करेंगे हम लोग पी ब्लॉक में भी। जैसे नाइट्रोजन नाइट्रोजन वाला जो पार्ट है, तो उसका ट्रिपल बॉन्ड वाला जो पार्ट है, उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ जब कंपेयर करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, लेकिन सिंगल एक्चुअल में P3 बनता भी नहीं है, क्योंकि पाई बॉन्ड काफ़ी वीक नेचर का होता है। लेकिन सिंगल सिंगल नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड जो होता है वो फॉस्फोरस फॉस्फोरस के सिंगल बॉन्ड से वीक नेचर का निकल के आता है, लोन पेयर रिपल्शन की वजह से। ये फैक्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, अभी तो डिस्कशन का पार्ट नहीं है, बट आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद डाइपोल मोमेंट भी बना सकते हैं आराम से, डाइपोल मोमेंट तो होगा ही ऊपर सवाल में।
बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, ये क्वेश्चन ट्राई करके देख सकते हैं 192। तो 195 भी ट्राई करके देख सकते हैं, उसी के जैसा है। वन 198 लॉजिकल सवाल है, मेंशन कर दिया है क्लास में। क्वेश्चन नंबर 199 एग्जैक्टली, इसमें शायद से कुछ प्रिंटिंग एरर रह गया है। इसमें जैसे यहाँ 3 ऑक्सीजन जो दे रखा है उसको ऐसा कंसिडर कर लेना, जैसे इन 3 ऑक्सीजन में, और अच्छा सवाल दे रखा है, सोच के देखना। इसका कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, दिमाग लगा सकते हैं। अब रेजोनेंस का एक बेसिक आइडिया मिल चुका है तुम लोगों को। एक्स, वाई और जेड, इन तीनों का बॉन्ड लेंथ कंपेयर करना, द रिलेशन बिटवीन एक्स, वाई एंड जेड इन द बाइकार्बोनेट आयन विथ रिस्पेक्ट टू बॉन्ड लेंथ, ये सोच के देखना। मतलब एक्स वाई जेड ये 3 पोजीशंस पे अगर दे रखा, मतलब लेफ्ट से राइट एक्स वाई जेड कंसिडर कर लेना, तो बॉन्ड लेंथ में क्या रिलेशन निकल के आना चाहिए, ये चीज एक बार सोच के देखना क्वेश्चन नंबर 198 वाले पार्ट में। फिर उसके बाद ये भी ट्राई कर सकते हैं 200। इसका लॉजिक अभी तक बता दिया तुम लोग को, आराम से बन जाना चाहिए लॉजिक वाला पार्ट। उसके बाद ठीक है, बॉन्ड पोलैरिटी वाले पार्ट का डिस्कशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, 127, 128, 129, उसके बाद 130, उसके बाद 131, 132, 133, 134, 135, बेसिकली पोलैरिटी तो पूरा कर सकते हैं। 136, 137, 138, 139, नॉन जीरो डाइपोल में नहीं, ठीक है। 140, 141, 142, 143, 143 में देखो एग्जैक्टली वही ऑर्डर दे रखा है जो क्लास में भी डिस्कस किया था, याद रखना है। और 144 जैसे अभी जो मेंशन किया था सवाल, ये सवाल बुकलेट में था, इतना आपको ध्यान है, एक बार सोच के देख लेना इस सवाल को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन करके देखना। फिर उसके बाद बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, और हाँ इसको भी ट्राई करके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 145, इसमें अच्छा भी पार्ट एक है, बी पार्ट देख के तो अच्छा लग रहा है हमको, सोच के देखना 135 वाले पार्ट में। फिर 145 वाले पार्ट में क्या होगा, एक इंफॉर्मेशन शायद हो सकता है तुमको गैदर करना पड़े, ड्यूटेरियम में और हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका होता है। तो जेडीली बुक है तुम्हारे पास, उसमें हाइड्रोजन टॉपिक देखना, हाइड्रोजन वाले पार्ट में हाइड्रोजन ड्यूटेरियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर दे रखा होगा। ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना, क्योंकि इन्फॉर्मेशन हम लोग हर जगह यूज़ करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्पेशली। और उसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन वहाँ देखना, और उसको सोचना भी, उसको सर्च भी करना। जैसे अगर हम लोग मान लो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड बनाते हैं, तो इन दोनों में ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका होगा, इस चीज़ को अपने कॉपी में भी लिख लो। इसका थ्योरी तुमको रीड करना है जेडीली में। कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन ड्यूटेरियम में बेसिकली, या फिर क्या, कौन सा टॉपिक में है? हाइड्रोजन टॉपिक करके पूरा वही होगा, टॉपिक ही होगा हाइड्रोजन के नाम से, ठीक है। अलग से एक चैप्टर होना चाहिए शायद हाइड्रोजन। H2 में और D2 में ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका होगा, तो उसके हिसाब से कार्बन हाइड्रोजन में, कार्बन ड्यूटेरियम में ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका होगा और क्यों होगा, इसका भी उसमें रीज़न दे रखा है। कहाँ रीज़न दे रखा है ये हम तुमको नहीं बता सकते क्योंकि हमको ध्यान नहीं है, बट उसका रीज़न बुक में दे रखा है, क्योंकि हम भी उसी बुक से सीखे थे अभी से 10 साल पहले, तो वो रीज़न हमको ध्यान है। उस चीज़ को एक बार रीड करके देखना, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पार्ट को हम लोग इस क्वेश्चन वाले पार्ट में अप्लाई करके चलेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है हमको, क्वेश्चन नंबर 145।
तो ये क्वेश्चन नोट कर लो। एक तो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम में ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका होगा, ये क्वेश्चन वाला पार्ट नोट करना है, और इसके हिसाब से और क्यों होगा, और उसी के हिसाब से कार्बन हाइड्रोजन कार्बन ड्यूटेरियम में ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका होना चाहिए। इसका लॉजिक नॉर्मली हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिया करते हैं या फिर वहां पे एक्सप्लेन करते हैं इस चीज को, लेकिन तुम लोग को अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को। फिर 145 के बाद क्वेश्चन नंबर 146, 147 छोड़ सकते हैं अभी के लिए, मतलब ये ऑर्डर वैसे एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है, बुकलेट्स वगैरह में डाल दिया जाता है, बट छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 ट्राई करके देखना, और इसका नाम जो है शायद कभी मेंशन किया होगा या नहीं मेंशन किया है तो मेंशन कर देते हैं। इसे पारा डाइक्लोरोबेंजीन दे रखा, तो डाइक्लोरोबेंजीन, एक तो सबसे पहले चीज ये है कि बेंजीन वाला पार्ट दे रखा, तो बेंजीन का मतलब क्या है, तो नॉर्मली 6 मेंबर रिंग, और पारा का मतलब होता है अपोजिट डायरेक्शन, जैसे अगर ये पॉइंट लिया तो इसका अपोजिट वाला पार्ट, अगर इधर वाला पॉइंट लेते हैं तो इसका अपोजिट वाला पार्ट, अगर ये हेक्सागन का ये पॉइंट लेते हैं तो उसका अपोजिट वाला पार्ट। तो पारा डाइक्लोरोबेंजीन का क्या मतलब होना चाहिए, पारा का मतलब अपोजिट, उसके अलावा ऑर्थो अगर वर्ड देता है, ओ मतलब ऑर्थो, तो ऑर्थो का मतलब 60 डिग्री के एंगल पे, जैसे अगर एक बेंजीन रिंग है तो इस बेंजीन वाले पार्ट में हम लोग बगल वाले पोजीशन को ले तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनेगा, तो यहाँ पे हम लोग ऑर्थो वर्ड आराम से यूज कर सकते हैं। और तीसरा एक और वर्ड होता है मेटा, ऑर्थो मेटा पारा, पारा वाला पार्ट सिंपली अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी पार्टिकुलर स्ट्रक्चर होना चाहिए। सोच के देखना कि इस केस में आंसर क्या निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 148, 147 छोड़ देना, 148 7 वाला पार्ट ऑर्डर अपने काम का नहीं होता, पी ब्लॉक में डिस्कशन करने के लायक होता है, उस चीज को अभी के लिए छोड़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद जो सब्जेक्टिव वाला बुकलेट है तुम्हारे पास, उसके भी कुछ क्वेश्चंस होमवर्क मिलेंगे आज, और उसमें आए भाई सब्जेक्टिव वाला बुकलेट, ये सब क्वेश्चन तो होमवर्क दे दिया था मेरे हिसाब से बहुत सारा। ओवरलैपिंग डायग्राम, हाइब्रिडाइजेशन नहीं दिया होगा तो भी ट्राई करके देख लेना मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 14 तो हमको ध्यान है, बिल्कुल दे रखा था तुम लोग को, एक बार डिस्कशन भी करने बोले थे इस चीज को कि 2 बार दिए थे सर आप। 2 बार दे दिए थे तब तो बिल्कुल ही, सर हाँ एक दिन तो दिया था, फिर बोला था कि एक बार फिर से उसको देख लेना वे करके, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन दिए थे क्या, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड 13 नंबर, यस सर। नहीं दिए थे तो भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई कर लेना, क्वेश्चन नंबर 15 सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 मिनट, अरे हाईलाइट कैसे होगा भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेना। क्वेश्चन नंबर 16 वाले के बाद क्वेश्चन नंबर बॉन्ड लेंथ आर नॉट आइडेंटिकल, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई करके देख सकते हैं, 17 ठीक ठीक क्वेश्चन है, सोच के देखना। उसमें एक कंसेप्ट है sp3d हाइब्रिडाइजेशन में, पॉइंट भी बोला था, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड सेम लेंथ का नहीं होता है, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड को ज्यादा रिपल्शन मिलता है। उस पार्टिकुलर कंसेप्ट को अप्लाई करके देखना क्वेश्चन नंबर 17 वाले पार्ट में, ट्राई करके देखना सवाल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आराम से ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 वाले पार्ट के बाद क्वेश्चन नंबर साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 20 ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद लीनियर स्पीसीज, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 22 वाले पार्ट के बाद इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ Br3 माइनस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 ट्राई करके देख सकते हैं आराम से। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 24 5 के बाद 22 करना है सर? कौन सा, हाँ 22 22 कर सकते हैं, बिल्कुल 22 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 22 23 तो 24 शायद दे दिए थे सर 22। दे चुके थे, चलो और अच्छी बात है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर
26 क्वेश्चन नंबर 26 वाले पार्ट के बाद, अरे यार हाईलाइट का शॉर्टकट क्यों नहीं ऐड हो रहा। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 वाले पार्ट के बाद 28 बॉन्ड एंगल कंपैरिजन बता दिया है। 29 ये भी ट्राई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आराम से हम लोग स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल, हाईएस्ट बॉन्ड एंगल 30 ट्राई कर सकते हैं। फिर डाइपोल मोमेंट का कुछ सवाल देख लेते हैं। नॉन एग्जिस्टिंग स्पीसीज अभी तो नहीं करना है। बॉन्ड स्ट्रेंथ ब्रिज, हाँ ये कर सकते हैं हम लोग, ये कर सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 46, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का बड़ा सिंपल सा सवाल है। फिर उसके बाद बीच में बैक बॉन्डिंग का सवाल दे रखा था, उस चीज़ को नहीं कर सकते। बस तो नहीं हो रहा, अभी ट्रेन चलेगा। अब ऐसा क्यों करते हैं? 2 दिन होमवर्क नहीं दिया, दे रहे हैं तो पूरा हफ्ता कर दे। अरे तो छुट्टी है भाई, केमिस्ट्री का क्लास नहीं है तेरा, इतने दिन से देख रहा है केमिस्ट्री क्लास कल नहीं है, परसों नहीं है, उसके बाद नहीं है, उसके बाद नहीं है, मंडे को छुट्टी होगा। 5 दिन के बाद, 5 दिन के हिसाब से कम। मंडे को छुट्टी कैसे है? मंडे को टेस्ट है हम लोग का। अरे तो टेस्ट मतलब क्या, 3 ही घंटे का तो टेस्ट है। मेरा छुट्टी है ना, ये तुम्हारा क्या बस होता है? मेरा छुट्टी है ना भाई। हम लोग कोटा में पर डे हर एक सब्जेक्ट में 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व करते थे पर डे। एक सब्जेक्ट में मतलब पर डे हम लोग के पास कम से कम 100, 120, 150 क्वेश्चन होते थे कम से कम पर डे। डीपीपी का क्वेश्चन जो तुम लोग को मिल रहा है वहां पे हर रोज कम से कम 10 क्वेश्चन डीपीपी में होता था। उसके अलावा 20 से 25 क्वेश्चन रोज बुकलेट में मिलता था। और उसके अलावा क्योंकि हम लोग पहले बैच में थे तो हम लोग को अलग से बुक भी सॉल्व करना है। एसएलओनी मैथ्स में सॉल्व करो, एआई प्रिलिप को सॉल्व करो, उसमें जब आगे गए तो हॉल एंड नाइट का क्वेश्चन सॉल्व करो, फिजिक्स में एससी वर्मा करो, इरोडोव करो, केमिस्ट्री में ये क्या बोलते हैं अरिहंत का एक बुक था उसको करो, नहीं तो बालाजी पब्लिकेशन का एक बुक आता था पी बहादुर, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, आरसी मुखर्जी क्वेश्चन सॉल्व करो। पर डे का कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन था। तो अभी तो तुम लोग क्वेश्चन दिए कहाँ है, तुम लोग देखा कहाँ है भी होमवर्क क्या होता है। एक दिन तो 70-80 क्वेश्चन देंगे होमवर्क, सब सॉल्व करना होगा, उसमें भी थियोरेटिकल टॉपिक है। लाइन से दीजिएगा, आप अलग अलग क्वेश्चन देते हैं, लिख के अरे तो लिख के हमको ढूंढना पड़ता नहीं कौन कौन से टॉपिक पढ़ा दिए हैं, क्या कर दिए हैं, इसलिए थोड़ा एक बार ऊपर नीचे देखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 49 लो लाइन से देते, क्वेश्चन नंबर 49 ले लो, 1 से 70 तक दे दीजिए, काम खत्म। क्वेश्चन नंबर 50 कर लो, क्वेश्चन नंबर 51, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर अभी ये नहीं बना सकते, सिलिकेट्स का स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन इन सॉलिड फॉर्म अभी नहीं बना सकते। नंबर ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड, यार ये भी पूरा तो नहीं कर सकते। हाँ ये कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 ये बता दिया तुम लोगों को, 58 कर सकते हैं। फिर उसके बाद उस पर बैक बॉन्डिंग लिखा हुआ था कहाँ पे? 58 में। नहीं तब नहीं कर सकते, हम केवल पी पाई बॉन्डिंग पढ़े थे, ठीक है अभी नहीं कर सकते। फिर उसके बाद सर 46 के बाद एक बार दिखाएंगे नेट सर। 46 के बाद क्वेश्चन नंबर 48, 49, 50 इस टाइप से आराम से कर सकते। एक काम करो ना 47 में कर ही लो ट्राई, कोई दिक्कत नहीं है। 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52। फिर उसके बाद डाइपोल मोमेंट का कहीं सवाल नहीं दिख रहा। हाँ है तो, क्वेश्चन नंबर 72, उसके अलावा 71 भी दे 71 ऑब्वियसली बात है देंगे, डाइपोल मोमेंट का सवाल है। 73 भी दे दीजिए। 73 ये तो, और इसमें तो कुछ सोचना भी नहीं है, ये तो ऐसे अभी देख करके सवाल बन गया होगा दिमाग में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 हो ही गया। हाँ ये सवाल कर परसेंटेज यानी करेक्टर दोनों सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उधर भी क्वेश्चन था एक इधर भी क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ बचा है क्या देने को? नहीं, हाँ एक क्वेश्चन और बचा है, एक क्वेश्चन केवल और बचा है जो ध्यान रखना है थोड़ा। जो तुम लोगों का ये बुकलेट है 2 नंबर, उसमें एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है तो जो एडवांस का क्वेश्चन बस सबको सॉल्व करना है। जो उसने तुमको ये पूरा बुकलेट सॉल्व करना है केमिकल बॉन्डिंग का, ठीक है। उसके बाद तुमको हम एक बुक परचेज करने बोलेंगे और वो बुक के क्वेश्चन तुमको होमवर्क हम अलग से देते जाएंगे। हाँ भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
जी मेंस जेई एडवांस्ड क्वेश्चन नंबर 39 जेई एडवांस वाला एक्सरसाइज देखना, इसमें जो एक्सरसाइज नंबर 3 है एक्सरसाइज। कोचिंग हार्ड कॉपी मिलेगा क्या जब जाएंगे तो हाँ उसका? एकदम मिलेगा, एकदम मिलेगा। एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर जेई एडवांस वाले पार्ट का 39। ये 2014 का एक सवाल आया हुआ है, काफी अच्छा सवाल है, सोच के देखना, बहुत अच्छा सवाल आया था उस टाइम पे, तो देख लेना इस क्वेश्चन और को। सर जो बाकी एसपी मिक्सिंग वाला क्वेश्चन था वो क्या था? पता नहीं, शायद यही था। बोले तो थे कि 2014 में एक सवाल आया है एसपी मिक्सिंग के ऊपर, पढ़ के देखना। एसपी मिक्सिंग इज नॉट ऑपरेटिव, ऐसा बोला है, सोच के देखना सवाल। यही सवाल था वो जो हम बोले थे कराएंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करके देखना, और एक हम तुम लोग को वीडियो बना के भेज देंगे, लेविस एसिड क्या होता है, लेविस बेस क्या होता है, ब्रोंस्टेड एसिड क्या होता है, ब्रोंस्टेड बेस क्या होता है, उसका लेक्चर देख लेना ऑनलाइन जा करके, फिर उसके बाद बैक बॉन्डिंग आराम से शुरू कर लेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर फिजिक्स एग्जाम। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू